मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ मिलिंग सेक्टर, लाखों करोड़ों का बिजनेस बन सकता है इसमें। तो मिलिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सी बताएंगे सर। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। और जब बात रोटी की आती है तो रोटी किससे बनेगी? फ्लावर से बनेगी। और जब फ्लावर की बात आएगी तो मिलिंग की बात आएगी। B2B को रिक्वायरमेंट है या फिर डायरेक्टली शॉप ओनर को रिक्वायरमेंट है जो अभी भी काम करते हैं इस सेक्टर में? ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जो है भारत की पॉपुलेशन का गाँव में बसता है। तो इसी तरीके से आप पैकेज्ड इंडस्ट्री और फ्रेश फ्लावर इंडस्ट्री को जो है बांट सकते हैं। अभी ये इंडस्ट्री जो है 20 to 30% के आसपास है। आपने देखा कि गली मोहल्लों में जो चक्कियां लगी होती है तो वो अभी भी 70% है। कितना शॉप्स होगा जो अभी भी आटा पीसते होंगे इंडिया के अंदर? एक चक्की वाला जो है वो तकरीबन 250 से 300 फैमिली को कैटर कर सकता है। इंडिया की 70% पॉपुलेशन के हिसाब से उसको निकालें तो एक ह्यूज नंबर है। कितना पैसा लग जाता है सर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना? और मेरे हिसाब से पूरा अच्छा सेटअप लग जाता है बस इजीली। लेकिन अब उसको पूरा कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाना है तो ये 10 लाख से लेकर के राधे श्याम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर द फाउंडर्स ड्रीम में। राधे राधे सर। जय श्री राधे, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आपसे मिलके और बढ़िया हो गया। अरे सर, मैं मतलब आज का पहला पॉडकास्ट है और भगवान का नाम ले लिया हमने सुबह सुबह एकदम सर। पहला पॉडकास्ट राधे श्याम जी के साथ। बिल्कुल। सर फाउंडर्स की बात करते हैं हम लोग, फाउंडर्स टीम की बात करते हैं। आप काफ़ी सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, लगभग कितने 60 साल हो गए सर अगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है। 60 साल से भी ज़्यादा लेगेसी बिजनेस। जी, हमारी लीगेसी 60 साल की हो गई है और मेरा अपना अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 33 ईयर्स का है वो। ये हर फाउंडर का सपना होता है कि मेरी भी कंपनी 20 25 30 सालों तक चलती जाए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अगर 100 बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं तो एक ही चलता है। सही है सर? बिल्कुल सही बात है। एक बिजनेस की पहले लर्निंग की बात करेंगे फिर आगे बात करेंगे सर। 33 सालों की क्या लर्निंग रही बिजनेस की आपकी? देखिए, अगर मैं 33 सालों की बात करूँ तो उसके अंदर पूरे 60 साल का एसेंस है। और वो जो एसेंस है वो जो हमें लर्निंग मिली है या अपब्रिंगिंग मिली है, और वो अपब्रिंगिंग जो है वो एक संस्कार, एथिक्स, वैल्यू, ऑनेस्टी, इन सब के साथ मिली है। अगर किसी भी बिजनेस को बहुत लंबा ले जाना है तो ट्रस्ट, एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ये सब उसके कोर वैल्यूज़ हैं। तो वो हमें मिले ही, और उसी के साथ एक एक्सपीरियंस मिला। और जब एक्सपीरियंस मिला तो साथ में ये भी मिला कि आपको इंडस्ट्री में पायोनियर होना है, ना कि फॉलोअर। तो जब आप पायोनियर बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ इनोवेट करते हैं। जब इनोवेट करते हैं तो आपकी सस्टेनेबिलिटी कुछ सालों के लिए और बढ़ जाती है। तो ये 60 इयर्स जो है वो इनोवेशन की कहानी भी है और लीगेसी और ऑनेस्टी की भी है। अच्छा, मिलिंग सेक्टर सर थोड़ा बताओ ना, मिलिंग सेक्टर क्या है? क्योंकि देखो मैं बार बार एक पॉडकास्ट में एक बात बोलता हूँ कि इंडिया में इतना बड़ा शो चल रहा है एंटरप्रेन्योर का, जो सब देखते हैं, जहाँ पे फंडिंग लेने जाते हैं, वहाँ पे कुछ 4 5 तरह के सेगमेंट ही आते हैं। बट अगर मैं फाउंडर्स ड्रीम की बात करूँ सर, तो इतना इनोवेशन, इतने इनोवेटिव प्रोडक्ट आते हैं। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ मिलिंग सेक्टर। ये भी कोई बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है और बहुत कंपटीशन हो सकता है, लाखों करोड़ों का बिजनेस बन सकता है इसमें। तो मिलिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा सी बताएंगे सर। देखिए, एकदम अच्छा सवाल है ये। जो ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। करेक्ट। और जब बात रोटी की आती है तो रोटी किससे बनेगी? फ्लावर से बनेगी। और जब फ्लावर की बात आएगी तो मिलिंग की बात आएगी। तो हम मिलिंग को ओल्डेस्ट इंडस्ट्री जो है वो कह सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नीश है जिसके बारे में लोगों को अपफ्रंट पता नहीं है। रोटी हर कोई आदमी खाता है लेकिन वो मिलिंग के बारे में नहीं सोचता। तो मिलिंग एक ऐसा नीश है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है। और यूँ समझ लीजिए कि इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। लेकिन क्योंकि ये ऐसा जॉब है जो अपफ्रंट नहीं आता, बैक एंड में चलता है, तो उसके कारण से ये इंडस्ट्री इतनी फेमस नहीं है। लेकिन बहुत ही लुक्रेटिव और बहुत ही, यूँ कह लीजिए कि ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी काइंड ऑफ इंडस्ट्री है। अब जैसे आटे की बात करें तो आजकल तो ऐसे ब्रांडेड आटा आ गया है, आजकल तो पिसाने कम ही जाते हैं लोग। मेट्रो सिटीज़ में तो शायद ही मैं देखता हूँ, मुझे नहीं दिखता है। बट तो इसकी इंडस्ट्री की मतलब जैसे B2B को रिक्वायरमेंट है या फिर डायरेक्टली शॉप ओनर को रिक्वायरमेंट है जो अभी भी काम करते हैं इस सेक्टर में? ऐसा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है, आज भी भारत जो है वो गाँव में बसता है। और गाँव में पैकेज्ड आटा अभी पहुँचना शुरू हुआ है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जो है भारत की पॉपुलेशन का गाँव में बसता है। तो इसी तरीके से आप पैकेज्ड इंडस्ट्री और फ्रेश फ्लावर इंडस्ट्री को जो है बांट सकते हैं। अभी ये इंडस्ट्री जो है 20 to 30% के आसपास है।
और अभी भी 70% जो है वो कन्वेंशनल ग्राइंडिंग या फ्रेश ग्राइंडिंग या जो B2B शॉप की ग्राइंडिंग्स होती थी, जो आपने देखा कि गली मोहल्लों में जो चक्कियाँ लगी होती है, तो वो अभी भी 70% है। हाँ, अभी भी। और ये जो 30% है, ये अर्बन और सब अर्बन डिमांड के कारण है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। अच्छा 70% मतलब सर कितना शॉप्स होगा मतलब जो अभी भी आटा पीसते होंगे इंडिया के अंदर, अगर कोई नंबर अगर डिफाइन कर पाए बाई चांस? आज आप डिफाइन की बात करें तो सर, क्योंकि एक चक्की वाला जो है वो तकरीबन 250 से 300 फैमिली को कैटर कर सकता है, या बहुत अच्छा उसका डिमांड है तो वो 500 फैमिलीज को कैटर कर सकता है। तो अब आप पॉपुलेशन के हिसाब से, इंडिया की 70% पॉपुलेशन के हिसाब से उसको निकालें तो एक ह्यूज नंबर है। और मैं हमारी ही बात करूं तो पिछले 60 सालों में हम कई लाख चक्कियां बेच चुके हैं। तो वो जो कई लाख चक्कियां हैं, वो ऑलमोस्ट एक चक्की कम से कम 25-30 साल तक सस्टेन करती है। 25-30 साल तक आज भी लोग खरीदना पसंद करते हैं, आज भी इसमें फीस फील्ड में आना पसंद करते हैं लोग सर? अब मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब से हमने टर्नकी सॉल्यूशंस को शुरू किया है तो हम देखते हैं, लेकिन आज भी जो हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो कि चक्की और उसका एमरी स्टोन, जिसे पत्थर भी बोलते हैं, पार्ट भी बोलते हैं, तो ये एमरी स्टोन और चक्की जो है ये अभी भी हाई डिमांड में है। और हाई डिमांड में होने के साथ साथ, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है, तो आज भी सब अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ये एंटरप्रेन्योरशिप का या बिजनेस स्टार्ट करने का एक बहुत ही आसान जरिया है। कितना पैसा लग जाता है सर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना और कुछ किसी को बिजनेस स्टार्ट करना हो? देखिए, अगर चक्की लगा करके शुरू करना हो तो मेरे हिसाब से 50,000 से लेकर लाख रुपए में एक पूरा अच्छा सेटअप लग जाता है। बस इजीली? लेकिन अब उसको पूरा कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाना है तो ये 10 लाख से लेकर के कई करोड़ रुपए तक हो सकता है। फुल कमर्शियल पे आप और कितना पैसा कमा सकते हैं मतलब अगर अगर आज के टाइम पे बात करें, अगर कोई एक फ्लोर मिल लगाता है? देखिए, आटा एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कितना भी रीजनल सेटअप क्यों ना हो, उसके आसपास के रीजन में उसकी डिमांड रहती रहती है। तो ये बहुत ही आसानी से एंट्री करने वाला बिजनेस है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी बहुत है। तो अब कंपटीशन को अगर विन ओवर की बात करें हम लोग, तो वो हो सकता है क्वालिटी से, सस्टेनेबिलिटी से, पैकेजिंग से, सर्विस से, क्वालिटी से। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर के अगर कोई इंसान इस चीज़ को शुरू करता है और इन सारे फैक्टर्स को वो टच करता है, तो वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। अगर आप आरओआई की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 15 से 20% की आरओआई का बिजनेस है। अच्छा राधेश्याम जी, मतलब अब देखो दुनिया तो आगे बढ़ रही है, टेक में जा रही है, इनोवेशन हो रहा है बहुत सारा, तो क्या अभी भी इस मशीन में इस टाइम पे इस मशीन में इनोवेशन हुआ है कुछ? जी, इसमें बहुत इनोवेशन हुआ है और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इसमें हमारे पास 6 पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अगर इस पर कोई काम हुआ है तो वो सबसे पहले हमने किया है। हमने इनोवेट किया है, चक्की को डिजिटल किया है, और ना केवल डिजिटल किया है। आज का जो जनरेशन है, ज़ेन ज़ी जिसे बोल सकते हैं, वो अब जो बिज़नेस में आ रही है तो उनको बहुत हाई टेक चाहिए सब कुछ। पर चक्की मिलिंग एक ऐसा नीश है जिसके अंदर कभी भी कोई डिजिटाइज़ेशन हुआ नहीं। तो फिर हमने इसके डिजिटलाइजेशन पे वर्क किया, आर-एन-डी की। आर-एन-डी के बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जो आप आज एंड्रॉयड या आईओएस मोबाइल से चला सकते हैं। तो ये नई जनरेशन के लिए एक ऐसा बिज़नेस हो गया कि वो व्हाइट कॉलर रह करके भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। मतलब आप एंड्रॉयड फ़ोन से कोई भी आटा डाला या फिर कुछ भी डाला और वो पीस के बाहर आ जाएगा? कंप्लीट प्लांट को भी आप एंड्रॉयड से, आईओएस से चला सकते हैं, लैपटॉप से चला सकते हैं। आपकी पूरी फैसिलिटी का डेटा आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लाउड बेस्ड सारी फैसिलिटीज़ होने लग गई हैं अभी। और उसके अलावा आज जब फ्रेश आटे की हम बात करते हैं तो कन्वेंशनल चक्की आपने देखी होगी, तो वो बड़ा अनटाइडी सा, एक अनहाइजेनिक सा एनवायरनमेंट रहता है। तो उसको भी हमने इनोवेट किया और उसको भी हमने इस तरीके से किया कि वो ऐप बेस्ड कर दिया। कस्टमर घर बैठे-बैठे अपना ग्रेन पसंद कर सकता है, उसका ग्रैन्युलेशन यानी उसकी फाइनेंस पसंद कर सकता है, उसकी क्वांटिटी पसंद कर सकता है, और वो ऐप से डायरेक्ट मशीन को कम्युनिकेट होगा, और मशीन वो पर्टिकुलर जो कस्टमर का प्रेफ़रेंस है, उसको ग्राइंड करेगी, पैक करेगी और डिलीवर करेगी, और जो आपका डिलीवरी का लॉजिस्टिक का सेटअप है, उससे आप उसको होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो पुराना पुराना जो कन्वेंशनल था, वो अब सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। मतलब आज के टाइम पे तो जैसे मन तो क्या बहुत चंचल है, ज़्यादा चंचल हो गया और थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर भाग जाता है। बट जैसे मान लो कि अगर मैं मेरी खुद की बात करता हूँ चलो, अगर मैं अगर इस तरह का ऑटोमेशन या इस तरह की कोई मशीन बना रहा होता तो मेरे को लगता है ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा नहीं बढ़ाऊँगा, दूसरा बिज़नेस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो मेरे ख़्याल से मेरे जैसा
सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि यार ये काम कर लेते हैं, बट आपने ठहराव के साथ में एक बिजनेस को बिल्ड किया। बट स्टिल इंडिया के अंदर चाइना से मशीन ज़्यादा इंपोर्ट होती है सर। तो आपको लगता नहीं कि डर कि मेरे मेरे से मशीन कम खरीदी जा रही है, चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है, तो चाइना का इंपोर्ट से यहाँ पे बंद क्यों नहीं कर देते? जी, देखिए हम जिस पर्टिकुलर मिलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो स्टोन मिलिंग जो है वो हमेशा से भारत की धरोहर रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी में भारत ने कभी भी अपग्रेडेशन नहीं किया। तो वो टेक्नोलॉजी यूँ समझ लीजिए कि आउटडेटेड सी होने लग गई और कुछ दूसरे कंट्रीज़ ने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन वहाँ पर भी स्टोन मिल्स जो हैं, वो जो है यूँ समझ लीजिए कि वो टच नहीं हो पाई टेक्नोलॉजी से। तो इस चीज़ की आवश्यकता को हमने समझा और जहाँ पर मेड इन इंडिया वर्ड आता है या ऐसा आता है कि कोई हिंदुस्तानी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है, तो वहाँ पर मैं शुरू से मेरे दिमाग में एक राष्ट्र की भावना हमेशा से रही है। तो ताकि कोई मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी बनाएँगे, जो पूरी टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी जो है एक्सपोर्ट की जा सके। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अब हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमने वो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की है और 20 से ज़्यादा देशों में अभी हम लोग वो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी आपकी जर्नी जानते हैं सर। यहाँ तो अपन एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेके आए थे, और फाउंडर्स ड्रीम में आए हो तो फाउंडर की जर्नी जानना और उसका माइंडसेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो क्या आपके फादर ने आपको बिजनेस दिया था? कैसे आपकी एंट्री हुई इसके अंदर? देखिए, मैं सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और जैसे कि जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, चाहे सेकंड जनरेशन हो, दोनों के अपने-अपने चैलेंजेस होते हैं। फर्स्ट के अपने होते हैं, तो सेकंड के अपने होते हैं। और फिर जब लोग आपको बार-बार ये कहते हैं कि यू आर बोर्न विद द सिल्वर स्पून, तो इस टैग से भी अपना पीछा छुड़ाना एक अपने आप में चैलेंज होता है। आपको बोला ऐसा? हाँ, बहुत सुनने को मिलता था, कॉलेज टाइम में सुनने को मिलता था कि भई आपके पास तो सब कुछ पहले से सेट है, आपको तो क्या ही देखना, जाके अपने फादर की सीट ही सँभालनी है। लेकिन बोर्न विद द सिल्वर स्पून जो है, वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मेरा अपमान कर रहा है, मुझे यूँ समझ लीजिए अब्यूज़ ही कर रहा है। तो मैं उसे हमेशा चैलेंज की तरह लेता था और मन में ये था कि जब इंडस्ट्री को जॉइन करूँगा, तो उसमें कोई ऐसा चेंज करूँगा कि मुझे मेरे नाम से पहचाना जाएगा। हालाँकि मैं गर्व करता हूँ और अपने पिताजी के उस नाम को ओन करने के लिए, उस ब्रांड को ओन करने के लिए मैं बड़ा ग्रैटिट्यूड रखता हूँ इस बात के लिए कि मुझे वो लीगेसी मिली। लेकिन वहाँ पर कहीं न कहीं एक चीज़ थी कि मुझे इसमें कोई बड़ा चेंज करना है। इसी इंडस्ट्री में रहते हुए इस इंडस्ट्री को शेप अप करना है। डाइवर्सिफ़िकेशन का माइंड शुरू में नहीं था कभी भी, इसी इंडस्ट्री को अपग्रेड करने का था। तो जॉइनिंग के बाद से ही दिमाग इस बात में लगा रहा कि इसको कैसे इनोवेट किया जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्रिटिसाइज और करना चाहिए लोगों को। पता है क्यों सर? क्योंकि अगर वो क्रिटिसाइज नहीं करते, ये नहीं बोलते कि तुम तो सिल्वर स्पून का, तुमको तो करना ही क्या है, तो वो भावना उत्पन्न ही नहीं होती। वो भावना उत्पन्न नहीं होती तो आदमी नया इनोवेशन नहीं करता। बोलता ठीक है यार, जो चल रहा है तो बढ़िया है ना। कम से कम क्रिटिसाइज करने से नई चीज पैदा हो रही है, नया रोजगार पैदा हो रहा है, नए नया सिस्टम बन रहे हैं। तो मैं तो लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर किसी के पेरेंट्स ने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, उसका बच्चा है, उसको रोज बोलो जाके कि तू तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसके अंदर एक आग लगेगी और शायद वो एक नया इनोवेटिव बिजनेस और आपकी तरह एक 33-35 साल तक कम से कम अच्छा बिजनेस चला सके, नए रोजगार पैदा कर सके। करेक्ट सर? अच्छा, फादर की क्या लर्निंग रही सर? फादर से आपने क्या सीखा जो आप हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं? देखिए, मेरे फ़ादर का अगर मैं उनकी जर्नी का इवैल्यूएशन करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि वो ना केवल मेरे लिए, बल्कि हर एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। कि कोई इंसान बड़े ही ग्रामीण परिवेश से, जिसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता और यूँ कह लीजिए कि किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है। अगर वो सपना देख सकता है कि मुझे एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, मुझे अपना प्रोडक्ट बनाना है सबसे पहली बात तो। फिर प्रोडक्ट में मुझे ट्रेडमार्क बनाना है, ट्रेडमार्क को इस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग करनी है कि वो इंटरनेशनली चले जाए। तो ये किसी भी गाँव के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उदाहरण है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता है। और जो उन्होंने किया, वो हमको डे टू डे लाइफ में डेली देखने को मिला। तो एक एक मुकाम पर आने के बाद मैंने महसूस किया कि वो चलते-फिरते एमबीए की डिग्री थे। मतलब उनसे आप किसी यूनिवर्सिटी की तरह सीख सकते थे। उनकी डेली सेइंग्स में मतलब उनके वर्जन्स में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती थी कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। 5 सॉलिड लर्निंग्स। देखिए, अगर सॉलिड लर्निंग की बात करें तो वो एक तो ये कहते थे कि आप अपने प्रॉफ़िट से प्यार करिए, लेकिन ह्यूमैनिटी से कम। अब आपको ऐसा लगता है कि ये तो बिज़नेस कोट नहीं हुआ, ये तो कहीं फिलॉसॉफिकल कोट है। लेकिन मैं इसमें देखता हूँ कि जब आप ये काम करने लगते हैं तो एसेट जो है वो ह्यूमन्स होते हैं, प्रोडक्ट या प्रॉफ़िट नहीं होता।
ये चीज़ की समझ आपको तब आती है जब आप थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ के शुरुआती टाइम में आप प्रॉफिट को चेज़ करते हैं, लेकिन जब आप ह्यूमन्स अर्न करना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट बन करके बन जाता है। तो उनकी सबसे पहली सीख तो ये थी। अगर उनकी दूसरी सीख की बात करूँ तो वो ये कहते थे कि अपने टाइम को वैसे ही खर्च करो जैसे आप अपनी मनी को खर्च करते हो। अगर जेब में पैसा रखा है, टाइम रखा है, तो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, तब वो बढ़ेगा। तो आपके टाइम को आप कैसे तो खर्च करोगे और कैसे इन्वेस्ट करोगे, इसको आपको ऑल द टाइम जो है हमेशा देखना चाहिए। तो उनकी एक दूसरी बड़ी सेइंग ये थी। तीसरी सेइंग की बात करें, वो हमेशा इंटीग्रिटी की बात करते थे कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और वो एक पर्टिकुलर उनके शब्दों में आपको मैं बताऊँ तो वो कहते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई बच्चा भी खरीदने आए, तो उसको वही सामान देना जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। उसकी इग्नोरेंस का भी फ़ायदा मत उठाना, और प्लस अगर वो इग्नोरेंट है, तो उसको विजिलेंट बनाना, उसको एजुकेट करना कि उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, फिर वही रिक्वायरमेंट उसको देना। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे कि हमारा बिज़नेस कम हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक बड़ा बिज़नेस लेके आएगा, क्योंकि आप सामान नहीं बेच रहे हैं, आप रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो ये जो गैप थे, ये उन्होंने हमको सिखाए। बहुत बढ़िया सर। तो मतलब अगर देखा जाए तो बिजनेस के अंदर कुछ 4-5 चीजें तो सेम ही है हर एक के और साथ है। जो सदियों से चली आ रही है, जी। पर स्टिल आज के टाइम में क्या बोला जाता है, जो बिजनेस करता है वो फ्रॉड करता होगा, जो पैसे कमाता है वो फ्रॉड करता होगा। इसी सोच की वजह से लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहे हैं, इसी सोच की वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे एज ए फाउंडर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, इंडिया में इंडिया से बाहर हर जगह पे भी कर रहे हो, तो एज ए फाउंडर अब आपका क्या ड्रीम है सर आगे आगे के लिए? देखिए, आपने जो पहले बात कही ना, मैं उसका जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं। आज आप देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप में या सेल्फ रिलायंट होने में या स्वरोज़गार जिसे बोल लें, इसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा नहीं है है ना? ऐसा। एक सरकारी नौकर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी या उसको एक सम्मान मिलेगा सोसाइटी में। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रतिष्ठा, ये एक बहुत लंबे पीरियड से बनाई गई इमेज है। क्योंकि अगर आप एनिशिएंट इंडिया की बात करेंगे तो एनिशिएंट इंडिया एंटरप्रेन्योर ही था, उद्योगी था। हमारा सामान 7 समुंदर पार जाता था। वर्ल्ड की जीडीपी में हमारा 37% हिस्सा था। तो वो जो हमारी ताकत थी, इस ताकत को एक पर्टिकुलर यूँ समझ लीजिए कि कई सदियाँ लगी उसको चेंज करने में, लेकिन उस पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। हम उद्योगपति से, एंटरप्रेन्योर से नौकर बनने लायक हमारी एजुकेशन हो गई, और फिर हमने जो है एक सेवा को या नौकरी को अपना मेन वो मान लिया। यहाँ से हमारी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट खत्म हो गई, और इस स्पिरिट खत्म होने की वजह से अगर कोई बच्चा कोई नया काम शुरू करता है, वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको जहाँ पर एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट मिलना चाहिए सोसाइटी में कि इसने अपना काम शुरू किया, ये 5 लोगों को रोज़गार दे रहा है, बजाय उसको इस तरीके से देखा जाता है कि ये क्या ही करेगा, ये क्या ही कर पाएगा। या यूँ कह लीजिए कि उसको कहीं न कहीं, जैसा अभी आपने कहा, कि उसको बेईमान समझा जाएगा। तो ये हमारे पिछले 100 साल के एजुकेशन सिस्टम, लिटरेचर, रिक्रिएशन जिसमें मूवीज़ है, सेठ दिखाया गया तो चोर ही दिखाया गया, है ना? और मज़दूर दिखाया गया तो बहुत यूँ कह लीजिए कि मसीहा टाइप का दिखाया गया। तो ये जो थॉट प्रोसेस का डेवलपमेंट है, इसने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत हर्ट किया। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो इस चीज़ को समझ रही है कि अगर लाइफ में तरक्की करनी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एक बहुत बढ़िया ज़रिया है इसका। सही बात, सब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो भी बन सकता है, मैं बन सकता हूँ, आप बन सकते हो, हर आदमी एनीबॉडी। कुछ ना कुछ, क्योंकि एक दूसरे को सेल ही करोगे ना। मतलब जैसे मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर खोल लिया, आपने ग्रोसरी शॉप खोल ली, आपको फर्नीचर की जरूरत हो गया, मेरे पास आ गया, मेरे को ग्रोसरी की जरूरत होगी, मैं आपके पास जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का काम चल रहा है और साइकिल अच्छी चल रही है। तो हमारी छोटी सी टीम ने सर यही मुहिम उठाई है कि द फाउंडर्स ड्रीम, कम से कम भी आने वाले 1-2 साल में हम कम से कम भी 6 से 7 हज़ार पॉडकास्ट करेंगे सर। कम से कम भी 6 से 7 हज़ार पॉडकास्ट हम हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। लाखों वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि, और जितने भी लोग हैं इंडिया में, 13 करोड़ व्यापारी, इतना तक तो शायद मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, पर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे पहुँच पाएँ। से हमारी टीम का होना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, ताकि एकदम ऐसा माहौल बन जाए इंडिया में कि हर बच्चे से बच्चा अपना पैसा खुद कमाना स्टार्ट कर दे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। बिल्कुल, ये आपका जो यूँ कह लीजिए, मैं इसको एक आंदोलन बोलूँगा, बिज़नेस नहीं बोलूँगा, आपका एक आंदोलन है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र की रिक्वायरमेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप से ही हम लोग जो है ना, अगर हम बात करते हैं कि हमें आर्थिक शक्ति बनना है या विश्व शक्ति बनना है,
तो वो एंटरप्रेन्योरशिप से ही हो सकता है। और जैसे भी आपने आइडिया लिया, ठीक है, आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि आप एंटरप्रेन्योर्स को सामने लेके आ रहे हैं, जिससे एक स्टोरी क्रिएट हो रही है, लोगों को उनकी लीगेसी या उनकी किंगडम बोल लीजिए, अगर थोड़ा सा अगर हम उसमें जाएं, तो उसके बारे में लोगों को पता लग रहा है, और वो पता लग रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और तो ये जो आप काम कर रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो केवल एक बिजनेस आइडिया नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक आंदोलन है। और अभी आपने कहा कि आप इतने करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, तो कोई ना कोई डिजिटल माध्यम ऐसा बनेगा कि आपकी अप्रोच वहां तक चली जाएगी, ऐसा मुझे दिखता है। कोशिश कर रहे हैं सर। मेरे को लगता है भगवान भी साथ देंगे इस चीज़ में, और देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं भगवान के पास भी। अच्छा सर, लाइफ में अगर सपोर्ट नहीं मिले तो शायद कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई इतना सी बोल दे कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। आपको ये लाइन बोलने वाला कौन था आपकी ज़िंदगी में? देखिए, ये लाइन बोलने वाले मेरे फादर ही है। वैसे क्या होता है, मारवाड़ीज फैमिली के साथ एक लिमिटेशन होती है कि वो अपने फादर से बहुत कम कन्वर्सेशन करते हैं, है ना, कन्वेंशनल बिजनेस में, और स्पेशली मारवाड़ी फैमिलीज में होता ही था। तो सेम हमारे साथ था, फादर के साथ बहुत कम कन्वर्सेशन था। तो एक बार ऐसे ही बड़े डरते डरते मैंने अपने फादर से पूछा, और बड़ा मन में डर था कि मैं इनसे पूछूंगा तो ये क्या जवाब देंगे या क्या बोलेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब कोई आदमी अपने हद से बाहर जा करके कुछ सोचता है, वहीं पे लिमिटेशन लोग लगाना शुरू करते हैं। तो मैंने उनसे ऐसे बड़े उस पर पूछा कि बाबूजी, अपना टर्नओवर 100 करोड़ हो सकता है क्या? ये बात मैं 30 साल पुरानी बता रहा हूँ आप। 30 साल पहले अपनी बात बोली, वाह। जब मैंने ज्वाइन किया ही किया था, तो मुझे ऐसा उम्मीद थी कि वो मुझे डांटेंगे या मुझे वो धरातल पे रहना सिखाएंगे या कुछ ऐसी एक सीख देंगे मुझे वो। पर उनके वो वर्ड जो है आज भी मेरी मेमोरी में उतने ही ताज़ा है, उसी टोन में, उसी वार्मथ के साथ वो ताज़ा है। और वो वर्ड थे कि अगर तू चाहेगा तो हो जाएगा। तो आप देखिए सर कि अगर उस वक्त अगर मैंने उनसे ही पूछा कि ये टर्नओवर इतना हो जाएगा क्या, 100 करोड़ हो जाएगा क्या, तो उनके वर्ड क्या थे? उनके वर्ड थे, तू चाहेगा तो हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ तो हो जाएगा, तो फिर मैं क्यों नहीं चाहूँगा? और जब मैं चाहूँगा और वो कह रहे हैं हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि आपका हार्डवर्क, उनकी ब्लेसिंग मिलके काम हो ही जाएगा। एब्सोल्यूट। अच्छा, कोई अपनी बाउंड्रीज को कैसे तोड़े सर? देखिए, बाउंड्रीज को तोड़ने की जहाँ बात आती है ना सर, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, वो एक बाउंड्री में बनती है, और आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के थिंकिंग को बायस्ड कर देती है वो। तो सबसे पहले तो अपने आप को उस कंडीशनिंग से बचाना चाहिए, या उस रिकंडीशनिंग से बचाना चाहिए। ऐसे एनवायरनमेंट में जाना ही नहीं चाहिए जो आपको बाउंड्रीज में बांध दे। तो मैं एक शुरू से इस बात को मानता आया हूँ कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। अब आपकी सोच अगर बाउंड्रीज में है, तो वो आपका अपना दोष है। और आपको लगता है कि मैं बाउंड्री लेस हूँ, मैं बॉर्डर लेस हूँ, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर सब चीज़ें उसी हिसाब से होती चली जाएंगी। तो मेरा मानना रहा है कि आप बाउंड्री से बाहर जाके सोचिए, सब हो जाएगा। अच्छा, हार्ड टाइम सबके साथ आता है सर। एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस की बात करते हैं अपन बार बार, तो बिजनेस में आपके साथ क्या हार्ड टाइम आया जो एक कॉमन हार्ड टाइम हो सकता है सबके साथ, और उसको ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए, हार्ड टाइम की डेफिनेशन जो है ना, वो हर एक की अलग अलग है। जैसे लोगों से पूछा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में अब सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा आया, तो लोग बोलते हैं येट टू कम। और अगर आप हार्ड टाइम की बात करेंगे तो मैं बोलूँगा येट टू कम। क्योंकि जो हार्ड टाइम्स आए हैं, वो हो सकता है किसी किसी के लिए बहुत बड़े सेटबैक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पार्ट ऑफ द बिजनेस लाइफ। सब तरह की चीज़ें आती हैं चली जाती है, ये समय भी नहीं रहेगा टाइप थ्योरी रहती है उस वक्त। तो मुझे तो कोई ऐसा ऐसा नहीं लगता कि ऐसा हार्ड टाइम आया हो जिसने ब्रेक कर दिया हो। बट ये तो कैजुअल बात हो गई सर। ये कैजुअल नहीं है सर। आप बिजनेस में जब आप 30 साल से 35 साल से बिजनेस चला रहे हैं, तो डेली लाइफ में जो भी बिजनेस चलाता है वो प्रैक्टिकली समझ सकता है कि ये कोई फिलोसफिकल बात नहीं है। सेल्स, परचेज, फाइनेंस, बैंक्स, लॉज, इनकम टैक्स, जीएसटी, इतने तरह की चीजें हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं कोई भी केओस पैदा हो सकता है, हो सकता है। और हुए ही होंगे। लेकिन आप उसको ले कैसे रहे हो? आप उसको बड़ा बना रहे हो या पार्ट ऑफ पार्सल बिजनेस ले रहे हो? मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, आपके पेमेंट्स रुक गए हैं, आपका फाइनेंस पूरा यूज हो गया है, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया है, उसमें भी आपका पैसा फंस गया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही करें। अब यहाँ पर अगर आप उस प्रॉब्लम को इतने बड़ा मान लेते हैं कि वो आप लोग को लगता है कि ये सॉल्व नहीं होगा, अब तो मतलब बर्बाद ही होने वाले हैं,
तो थॉट प्रोसेस जो है वो फिर वैसा हो जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, टाइटनेस है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहेगी, चला लेंगे, काम कर लेंगे कुछ। तो ये इतना कैजुअल हो जाना ही उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई ऐसे मुझसे पूछता है तो मैं तो यही बोलता हूँ येट टू कम, और यही कह ले कि आएगी तो देख लेंगे। ये सारे एंटरप्रेन्योर को सीखना है। जितने भी फाउंडर्स देख रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम आए तो बोलना ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। पीछे हटो, प्रॉब्लम को देखो, सॉल्व करो। वो दो ही बात कहते हैं ना कि अगर कोई सिचुएशन आई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप कुछ कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, बात ही खत्म हो गई। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा इस बात से कि जनरली लोग कहते हैं कि ये मुझे लॉस हो गया है। मैं इसको लॉस नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि ये लर्निंग हो गई। अब हो सकता है बिजनेस वर्ल्ड में आपको लोग बोले बड़ा बेवकूफ़ है, बड़ा पैसा खर्च करके लर्न करता है। तो आप देख सकते हैं जितना बड़े स्कूल में जाएंगे उतनी बड़ी फीस होगी, और जितनी बड़ी फीस होगी उतनी बड़ी लर्निंग होगी। तो अगर आपने कोई लॉस भी किया है तो जितना बड़ा लॉस हो उतनी बड़ी लर्निंग है। मतलब वो सही बात है, विचार हमारी दिशा तय करते हैं। तो जैसे विचार होंगे वैसे आप स्वयं बन जाओगे। थोड़ी सी मिलिंग मशीन की भी बात करते हैं सर, कि अगर मान लो कि किसी को जीरो एक्सपीरियंस है और वो मिलिंग मशीन लगाना चाहता है, तो कैसे करे, वो कैसा फर्स्ट स्टेप ले, आपके पास कैसा है और कैसे काम करेगा आगे? ये एकदम आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो आज की रिक्वायरमेंट है। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर आता है तो वो ये पूछता है कि सर मेरी फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस ही नहीं किया है, मिलिंग बिजनेस तो बहुत दूर दूर की बात हो गई है, और मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो वो आज देखिए इन्फॉर्मेशन एज है, आप कुछ भी करिए सब तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा गार्बेज आ जाएगा। तो उस गार्बेज से वो इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि उसे क्या करना चाहिए। उसको 4 चीज़ कहती है ये काम करना चाहिए, और 10 चीज़ कहती है ये काम नहीं करना चाहिए। उस कन्फ्यूजन स्टेट में उसके पास ऑथेंटिक नॉलेज का पार्टनर नहीं है। तो आप महसूस करेंगे कि भारत में मिलिंग के ऊपर स्पेसिफिकली एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूट नाम मात्र के हैं। एक तो गवर्नमेंट का है, दूसरा हमारा खुद का है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यहीं से आई कि अगर कोई नया बडिंग एंटरप्रेन्योर आ रहा है और मिलिंग में आना चाहता है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यूँ कह लीजिए हमारी लायबिलिटी है कि हम उसे सक्सेसफुल बनाएं। अब सक्सेसफुल बनाने के लिए केवल राइट सॉल्यूशन ऑफ मशीन्स देना नहीं है, उसको राइट सेट ऑफ नॉलेज देना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने हमारा मेलिंग स्कूल बनाया, और यहाँ पर भी हमने देखा कि उसको 7 दिन का 10 दिन का कोर्स कराने से वो मिलिंग का एक्सपर्ट नहीं हो जाएगा। वहाँ पर 360 डिग्री सॉल्यूशन होना चाहिए, और एक रेगुलर हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। हैंड होल्डिंग जो है ना, वो किसी भी बिजनेसमैन का कोर वर्किंग एरिया नहीं होता। वो कहता है मैंने सॉल्यूशन दिया, मैंने टर्नकी बनाया, मैंने प्लान चलाया, मेरा काम पूरा हो गया, वो लौट जाता है। हम ये कहते हैं कि हम आपकी जर्नी का पार्ट बनेंगे। एनी टाइम यू कैन कॉल अस। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, बात कर सकते हैं प्रॉफिट सेंटर्स में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, हाइजीन में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, कहीं भी आपको ऐसा लगता है तो वी आर ऑन द टो टू सर्व यू। आपने टर्न की सॉल्यूशन की बात करी है, आपने क्या है सर ये? देखिए टर्न की सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि आप अगर कोई चीज़ चाहते हैं करना, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक सेटअप लगाना है, एक फैक्ट्री लगानी है, एक आटा फैक्ट्री या मसाला फैक्ट्री लगानी है, तो उसमें आपको हर चीज़ अलग अलग जगह से खरीदनी होगी, आपको खुद को सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर के वो सारे काम कराने होंगे। और उसी की जगह एक दूसरा सॉल्यूशन आता है टर्न की। आपने मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, और उस सॉल्यूशन में लैंड के डेवलपमेंट से लेकर के प्रोडक्ट को मार्केट में लाने तक का एक फेज़, और मार्केट में आ जाने के बाद की ऑपरेशन और सेल्स और ग्रोथ का दूसरा ऑपरेशन, दूसरा पार्ट ऐसा कह लीजिए। तो जो पहला पार्ट है वो तो टर्न की सॉल्यूशंस हो गया कि आपने थॉट प्रोसेस लिया, हमने आपकी लैंड को डेवलप किया, मशीन को डेवलप किया, इरेक्शन कमीशनिंग करी, इलेक्ट्रिफिकेशन किया, ऑपरेशन की टीम दी, और आपका प्रोडक्ट बना के मार्केट में दे दिया। यानी कि आपने हमको ऑर्डर दिया, हमने आपको एक की दी कि आप इसको टर्न करिए, और आपका प्लांट चालू। तो दैट इज़ बहुत ही सरल भाषा में ये हो गया कि हमने आपको एंड ऑफ द डे आपको एक की हैंड ओवर किया, वो की डिजिटल हो चाहे मैकेनिकल हो, आप उसको टर्न करेंगे और आपका प्लांट चालू हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी जैसे मसाले का उद्योग लगाना चाहता है, खुद का ब्रांड बनाना चाहता है मसाले का, तो वो ये इस तरह का सेटअप करके खुद का एक ब्रांड डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। मसाले भी आप प्रोवाइड करोगे, मशीन भी आप प्रोवाइड करोगे, मार्केटिंग भी आप प्रोवाइड करोगे, सेल्स का सब आप उसको हैंडहोल्ड करोगे। इसमें आप यूँ कह लीजिए कि जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए वो कोई रॉ मटेरियल के बास्केट पे है, उसके पास खुद का अपना बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, तो वो वहीं से परचेज़ कर लेगा।
या वो हमको बोलेगा कि हम मुझे रॉ मटेरियल परचेज में भी उसके स्पेसिफिकेशन चाहिए, या कहाँ से मैं बेटर परचेज कर सकूँ, वाइस परचेज कर सकूँ, तो वो टिप्स भी हम उनको देते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए तो हम नेटवर्किंग से कनेक्ट करते हैं कि दीज आर सेलर्स, दीज आर होलसेलर्स, और ये मंडियाँ हैं, यहाँ पे इस तरीके से बात होती है, तो वो भी हम कनेक्शन का काम करते हैं। अच्छा मान लो, जैसे मान लो कि मुझे हींग बनानी है, हींग छोटे से डब्बे आते हैं हींग बनानी, तो मैं आपके पास आऊँगा, मेरे को उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे कि ऐसे-ऐसे करेंगे अपन? कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू अप टू द मार्केट, और इवन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की भी बात है। ब्रांडिंग में नेम सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, लोगो बनवाएंगे, उसका अगर कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन होना है वो करवाएंगे, वेबसाइट बनवाएंगे, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाएंगे, और उस प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कैसे करना है वो सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको देंगे। जानकारी क्या देंगे, टीम मेंबर अपॉइंट करेंगे जो आपको पूरी हेल्प करेगा उसमें। तो लोग अपना जो पहला मील सेट लगाते हैं, क्या गलती करते हैं कि वो बंद हो जाता है सर? देखिए, मिलिंग में जनरली जब हमारे पास लोग आते हैं तो वो यही तरह के एग्जाम्पल्स लेके आते हैं कि साहब वहाँ पे मील बंद हो गई, यहाँ पे मील बंद हो गई। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही रिलेवेंट है और आपके ऑडियंस के बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि बेबाक राय रखूँगा कि वो सस्ते के चक्कर में ऐसी टेक्नोलॉजी खरीद लेते हैं जो उनको हमेशा नुकसान बना करके देती है, मतलब वो नुकसान ही पैदा करती है, वो फ़ायदा पैदा कर ही नहीं सकती। और वो कैसे कि अगर उन्होंने सस्ती टेक्नोलॉजी के चक्कर में या सस्ते प्रोडक्ट के चक्कर के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लिया जो आधे टाइम तो बंद ही रहता है। अब खरीदते वक्त तो वो सस्ता था, अगर आप सस्ता देख के खरीद लाएंगे तो वो ऑपरेशन में महंगा होगा ही होगा। महंगा इज इक्वल टू गुड हमेशा? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा हमेशा नहीं होता महंगा इज इक्वल टू गुड, लेकिन अगर महंगा है तो उसकी जरूर डेफिनेटली कुछ मेरिट्स होंगे। उन मेरिट्स में आपके लायक क्या है, तो वो जब आप पहचान जाते हैं या उस पर आप कंसल्टेंसी लेते हैं या उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। मैं उसको एग्जाम्पल के जरिए अगर क्लियर करूं, आप कार खरीदने जाते हैं, आप जाकर के कार खरीदते तो कार वाला आपसे पूछता है कि भाई हमारे पास तो सब सेगमेंट की कार, आपको कौन सी कार चाहिए। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि सर मेरी 4 लोगों की फैमिली है, पर मैं कभी कभी घर भी जाता हूँ तो मेरे मदर फादर भी होते हैं, हम 6 हो जाते हैं, लेकिन जनरली मैं 4 ही यूज़ करता हूँ। और कोई कैसा हम मियाँ बीवी हैं, अभी हमारा कोई प्लान भी नहीं है फैमिली को बढ़ाने का, तो वो 7 सीटर कार खरीद के करेगा ही क्या। और अब कोई ऐसी फैमिली जिसमें लोग ही 15 हैं, तो फिर वो एक कार से काम नहीं चलेगा, या तो 2 कार खरीदनी पड़ेगी या कुछ बड़ा साधन खरीदना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट को पहले मालूम करना। दूसरे नंबर पे ग्रोथ का माइंडसेट क्या है। किसी को लगता है भाई एक छोटा सेटअप लगाएंगे, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करता रहेंगे, यहीं तक काम करेंगे। और कोई एग्रेसिव है, उसको लगता है कि सर मुझे तो बहुत जल्दी ग्रोथ करना है, 2x जाना है, 3x जाना है, तो फिर सेटअप उस तरीके से बनाया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट को समझना और फिर बेस्ट सॉल्यूशन देना, यहाँ पे सस्ता और महंगे से ज़्यादा है एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर को डिजिटल इकोनॉमी जो चल रही है उसमें सर्वाइव करने के लिए ऐसे क्या 3 स्किल्स हैं जो आने चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले तो उसे अपने आप को डिजिटली प्रेजेंस करना आना चाहिए, क्योंकि आज एडवर्टाइजिंग के जो भी पहले के जो मैनर्स हुआ करते थे वो सब डिजिटल कन्वर्ट हो गए। दूसरे नंबर पे आज लोगों का परचेज इन्फ्लुएंस जो है वो मोबाइल में आ गया, तो जो इन्फ्लुएंस कर पाएगा वो अपना सेल्स को बढ़ा लेगा, जो तो अपनी बात रख पाएगा। बात रख पाएगा, अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। वो उसका सामान बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो वो कैसे जाएगा लोगों को। तो अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट कर पाना एक पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आज वर्ल्ड बहुत तेजी से बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है प्रेफरेंस के मामले में, चॉइसेस के मामले में, क्वालिटी के मामले में, रिक्वायरमेंट के मामले में और लॉ के मामले में। हर चीज़ बहुत तेजी से बदल रही है, तो खुद को हमेशा टेक्नोलॉजिकली और नॉलेज के हिसाब से अपडेट रखना, ये उसका दूसरा मेरे हिसाब से वर्च्यू होना चाहिए कि वो चीज़ कर रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर जो एक यूँ कह लीजिए कि एक स्वाभाविक सी इच्छा होती है आगे बढ़ने की और कुछ बड़ा करने की, वो हमेशा ऑल द टाइम अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा बड़ा सोचने की आदत हमेशा रहनी चाहिए। जैसे आपने आज से 30 साल पहले बोला था कि 100 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया सर। राधेश्याम जी, इस पॉडकास्ट के कुछ रैपिड फायर सवाल है, जी, बिल्कुल। ठक 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 ठक, बिल्कुल। ताकि क्या एंटरप्रेन्योर को ठक 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 जवाब चाहिए, क्योंकि जैसे 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए सबको, तो मैं भी 10 मिनट में कंटेंट देख के उनका दिमाग चेंज कर देना चाहता हूँ कि भाई ये बिजनेस कर लो, काम कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लो।
और अपनी बात को बहुत सॉलिड तरीके से बार बार रखो, तभी ज़िंदगी बन पाएगी और अच्छी ज़िंदगी बन पाएगी। क्योंकि एक आदमी के पास सर, मान लो वो एमबीए करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, 25 साल तक वो थोड़ा समझ में आने लगता है उसको। बट आज की जनरेशन 18 साल से काम कर रही है, बट मैं फिर भी देखता हूँ 18 से 25 साल में वो ऐश ज़्यादा करती है, और मेरे को जो करना है वो कर लूंगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे को बहुत सब बच्चे बोलते हैं, सर आपको नहीं लगता क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आपको ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं ठहरा हुआ इंसान हूँ भैया, तुमने जो 18 साल से 25 साल तक खराब कर लिया, अब तुमको लग रहा है कि अब हम ठहराव के साथ में काम कर लेंगे। कुछ बच्चे कर रहे हैं अच्छा, बट स्टिल वो नंबर बहुत कम है। अगर 18 साल से ही काम कर चालू कर देते तो बढ़िया रहेगा। बट 25 से लेकर 35 तक तो वो एक करियर बनाने में ही लग जाता है कि भैया किस में करूँ किस में नहीं करूँ। फिर 35 से लेकर 50 कितने साल हो गए, 15 साल बचे। तो एक्चुअली 15 साल ही है आपके पास सब कुछ करने के लिए। तो समय कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। तो अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से बोलते रहिए, काम करते रहिए। सर एक हैबिट जिसने आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल निभाया। वो है डिसिप्लिन। मैं डिसिप्लिन को बहुत पसंद करता हूँ। ऑटोमेशन या ह्यूमन टच, कौन बेटर फ्लोर बनाता है सर? दोनों। क्योंकि ऑटोमेशन आपको डेटा देता है और ह्यूमन टच वो आर्ट देता है जिससे आप उस डेटा को यूज़ कर पाते हैं। अच्छा, पैकेज फ्लोर में सबसे बड़ा लाई क्या है सर? पैकेज फ्लोर में सबसे बड़ा लाई है कि ये फ्रेश है। ये फ्रेश नहीं है, फ्रेश की डेफिनेशन है। क्योंकि मैं भी फ्रेश और फ्रेशेस्ट जो है, फ्रेश तो वो फ्रेश ही है जब तक अंटिल आप यूज़ नहीं करते हैं। वो उसमें उस तरीके की पैकेजिंग होती है, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन एक वो चीज़ है जो आपको हाथों हाथ पिसा और हाथों हाथ मिल गया। तो दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, मिलिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी अगले 10 सालों में डिसअपीयर हो जाएगी सर? जैसे स्टोन चिपिंग एक सबसे क्रूशियल एलिमेंट है स्टोन मिलिंग का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी जो है हम उसमें ऐसी इनोवेशन करने वाले हैं कि ये स्टोरी ऑफ द पास्ट हो जाएगा। एक कंट्री जहां आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो पर अभी तक आपने नहीं किया। मैं एक कंट्री की जगह ये बोलूँगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अराउंड दी वर्ल्ड हम लोग देखते हैं तो पूरा वर्ल्ड खुला है। कोई ना कोई नया कंट्री हर बार टारगेट करते हैं, इस साल इस कंट्री में जाएंगे। तो उस कंट्री में नहीं जाते हैं तो उसकी नियर बाई कंट्री में तो चले ही जाते हैं। अच्छा, हम इस पॉडकास्ट को एक बात के साथ एंड करना चाहूंगा, इस कंक्लूजन के साथ में, कि निश्चित को छोड़कर अगर अनिश्चित की तरफ भागे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इसका सिंपल सा मतलब है, पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स को भी देख लो, ताकि जब आपके पास चीज़ें आएगी तो उससे आप एक फ्यूचर विजन बना पाओगे, और फ्यूचर विजन अगर बना पाए तो आप और आगे का काम कर पाओगे। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल सही कहा सर आप। एब्सोल्युटली। एक बिल्कुल सही आपकी कहा। तरफ से भी कोटेशन हो जाए सर हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मैं अगर कोटेशन की बात करूँगा तो मैं अपने व्यूअर्स पे एक बात बोलूँगा कि हम जो भी अपनी लाइफ में सोचते हैं वो होता है। तो सोचना है तो बहुत सोच समझ के सोचना है, और वो सोचना है जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो आप सोचोगे वो आप बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, और एक नई इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला सर आज। और मैं चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, बिकॉज आप यहाँ हैं, तो अगर आप यहाँ नहीं आते तो मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता था। जितने भी फाउंडर्स हैं अपनी बात को अगर रखना चाहते हैं तो ये स्टेज आपके लिए है। और आप अगर आपको लगता है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, एक बार टीम से बात करो। हम बात करेंगे कि क्या पॉइंटर्स है जो आपने आपकी लाइफ में सीखे हैं, वो हम जनता को दे सकते हैं। तो आपकी एक बात किसी एक आदमी की जिंदगी अगर बदल दे, तो फिर आप सोच लो कि आपके कितने पुण्य भाग होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।